स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। मेरा नाम अरुण है और मेरी उम्र 25 साल है। मेरे परिवार में मेरे माता पिता के अलावा हम सिर्फ 2 भाई थे। मुझसे बड़े मेरे भैया थे, जबकि मेरी कोई बहन नहीं थी। मेरे बड़े भैया का बिहेवियर शुरू से ही बहुत गुस्से वाला था। वो छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते थे और माता पिता का भी कोई आदर सम्मान नहीं करते थे, जिस बात से मेरे माता पिता बहुत निराश थे। मैं उस समय कम उम्र का था, मगर अपने माता पिता की इज्जत करना अच्छी तरह से जानता था। भैया बड़े थे, इसलिए माता पिता के लाड़ प्यार ने उन्हें बिगाड़ दिया था। एक बेटे के बिगड़ जाने से मेरे पेरेंट्स ने मुझे अच्छे संस्कार दिए थे। मैं बिल्कुल भैया की तरह नहीं था। मेरा बिहेवियर बहुत शांत और नर्म था। मैं हर किसी से इज्जत से बात किया करता था, जबकि मेरे भैया का बिहेवियर बहुत चिड़चिड़ा था। फिर एक दिन भैया ने अचानक घर में अपनी शादी का हंगामा कर दिया। अभी मेरे पेरेंट्स उनकी शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि भैया घर में ही अपने पेरेंट्स की इज्जत नहीं करते थे, तो फिर वो अपनी पत्नी की इज्जत कैसे करते। और मेरी माँ किसी दूसरे की बेटी को अपने बदतमीज बेटे के हवाले नहीं करना चाहती थी। उन्हें डर था कि कहीं वो किसी की बेटी को लाकर उसके साथ घर में ऐसा ही व्यवहार ना करे जैसा वो अपने माता पिता के साथ करता है। लेकिन भैया ने घर में बताया था कि लड़की उन्होंने खुद पसंद कर ली है और वो उसके साथ शादी करना चाहते हैं। भैया ने जिद बांध ली थी कि वो उसी लड़की से शादी करना चाहते हैं। लड़की उनके ऑफिस में ही काम करती थी। भैया की जिद के आगे हार मानकर मेरे पेरेंट्स उस लड़की के घर रिश्ता लेकर चले गए थे। इस तरह मेरे भैया की शादी उनके साथ हो गई और वो भाभी बनकर हमारे घर आ गई थी। भाभी के आ जाने से भैया के बिहेवियर में काफ़ी बदलाव आया था। वो धीरे धीरे घर में भी अच्छी तरह से हम सब लोगों के साथ रहने लगे थे। मेरे मम्मी पापा को इस बात की खुशी और साथ साथ तसल्ली भी हुई थी कि बहू के आ जाने से उनका बेटा काफ़ी हद तक बदल गया है। मेरे स्कूल की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। अब मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना था। मैं ज़्यादातर अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाता था, घर के मामलात में ज़्यादा नहीं बोलता था और ना ही घर में ज़्यादा ध्यान दिया करता था। इस दौरान हमारे घर में भैया भाभी के बीच लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे और एक दिन उन दोनों के बीच इतना ज़्यादा झगड़ा हुआ कि भाभी भैया को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गई, तो भैया ने भी उन्हें आसानी से छोड़ दिया। झगड़ा जो भी था वो उन दोनों के बीच का था, उसमें हम लोगों में से किसी का कोई बीच नहीं था। मम्मी पापा उन्हें समझाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, मगर दोनों में से कोई भी समझने के लिए तैयार ही नहीं था। लड़ाई झगड़ा किस बात पर होता था और उस दिन में किस बात पर हुआ था, जो बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि भाभी घर छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी। मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं चला और ना ही मुझे मम्मी ने कुछ बताया। ऐसा भी नहीं था कि भाई भाभी की शादी ज़बरदस्ती करवाई गई थी। उन दोनों ने तो खुद अपनी पसंद की शादी की थी और वे दोनों शादी के बाद एक दूसरे के साथ खुश रह रहे थे। मगर जैसे ही उन दोनों की शादी को 1 साल हुआ तो उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे। मुझे तो इस बात की कुछ समझ ही नहीं आई थी कि पसंद की शादी करने के बावजूद भी वो दोनों एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार थे। बस मैं इतना जानता था कि भाभी भैया पर अलग अलग तरह के आरोप लगा रही थी। ये आरोप कैसे थे, मुझे इस बारे में कुछ भी समझ नहीं आई थी, क्योंकि उस समय मैं छोटा था। भाभी भैया से अलग होना चाहती थी, तो भैया ने भी उन्हें खुशी खुशी अलग कर दिया। भाभी अपने मायके जा चुकी थी और भैया उन्हें डिवोर्स देकर दूसरे शहर में नौकरी करने का फैसला कर चुके थे। मम्मी पापा ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो तो पहले से ही कहाँ किसी की सुनते थे। इसलिए उन्होंने अपना सामान पैक किया और वे दूसरे शहर में नौकरी करने लगे और वहीं पर ही शिफ्ट हो गए। मम्मी पापा भैया की बहुत फिक्र करते थे, मगर उन्होंने फ़ोन करके मम्मी पापा को बता दिया था कि वो उनकी फ़िक्र ना करें। भैया यहाँ पर बहुत खुश हैं और अच्छी नौकरी कर रहे हैं और वो उनको उनकी सैलरी के कुछ पैसे भेजते रहेंगे। मैंने भी मम्मी पापा को समझाया था कि भैया कोई ना समझ नहीं है, समझदार हैं और शादी करने का फ़ैसला भी उनका ही था और अपनी पत्नी से अलग होने का फ़ैसला भी उनका ही है, इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पेरेंट्स ने जैसे तैसे भैया के बिना रहना सीख लिया था। अब उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि भैया कहाँ रहते हैं और कहाँ नहीं, लेकिन भैया बीच बीच में हमारे घर पर आते जाते रहते थे और फ़ोन पर भी बात करते रहते थे और मैं भी
कभी कभी भैया से बात कर लिया करता था। इसी तरह काफ़ी समय गुजर गया और मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अब मुझे किसी अच्छी नौकरी की तलाश थी। एक दिन भैया की कॉल पापा के पास आई और फिर उन्होंने हम सभी के हाल चाल लिए। उसके बाद उन्होंने हमें एक ऐसी खबर सुनाई थी जिसे सुनकर हम सब लोग दंग रह गए थे। पापा ने भैया को मेरी नौकरी के बारे में बताया था कि मैं किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहा हूँ और पहले किसी अच्छी कंपनी में जॉब करने के बाद एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। उसके बाद ही मैं सैलरी के बेस पर नौकरी करूँगा। तो भैया ने पापा की बात पर कहा कि आप अरुण को मेरी जगह मेरी पोस्ट पर भेज दो, क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए बिजनेस के सिलसिले में हमारी कंपनी की टीम कनाडा जा रही है। इसलिए अगर अरुण चाहे तो मेरी जगह मेरी कंपनी में काम कर सकता है। मुझे वहाँ से आने में लगभग 3-4 महीने लग जाएंगे। इतने दिनों में तो अरुण को आराम से जॉब करने का एक्सपीरियंस हो जाएगा। फिर भैया ने बताया कि वैसे भी मेरी अभी नई नई शादी हुई है और मैं अपनी पत्नी को इस शहर में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। ये बात सुनकर पापा चौंक गए थे। उन्होंने कहा, क्या तुमने दूसरी शादी कर ली है? पापा के सवाल पर भैया शर्मिंदा हुए और कहने लगे, जी पापा, मैंने दूसरी शादी कर ली है। माफ़ करना, मैंने आपको इस बारे में नहीं बताया, मगर अभी मेरी शादी को सिर्फ 15 ही दिन हुए हैं। लड़की बहुत अच्छी और संस्कारी है। उसके साथ मेरी ज़िंदगी का अच्छा गुजारा हो रहा है और इसी शहर की है। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। मैंने आप लोगों को इस बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं आपके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था कि मैंने अपनी पहली पत्नी को डिवोर्स दे दी और दूसरी लड़की से शादी कर ली। पापा कहने लगे कि चलो अच्छा ठीक है, मगर तुम्हें एक बार हमें लड़की से तो मिलवाना चाहिए था। पापा के कहने पर भैया ने कहा, मैं उसको कनाडा से आने के बाद आप लोगों से मिलवाने के लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। वो भी आपसे मिलना चाहती हैं, लेकिन जब तक आपको अरुण को मेरे घर भेजना होगा। इस तरह उसे जॉब का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और मेरी पत्नी भी घर में अकेले नहीं रहेगी। उसे भी अरुण का सहारा मिल जाएगा और मैं बेफिक्र होकर कनाडा जा सकता हूँ। भैया की शादी वाली बात पर पापा का मूड थोड़ा ऑफ तो हो गया था, मगर फिर वो हर बार भैया की बातों पर अपना सर झुका लिया करते थे। इस बार भी उन्होंने अपना सर झुका ही लिया था, मगर पापा को जॉब वाली बात बिल्कुल ठीक लगी थी। इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि मैं अपने भैया की पोस्ट पर जॉब करूँगा और उनके घर पर ही रहूँगा। मुझे भी इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं था और फिर मैंने सोचा था कि इस बहाने मैं अपनी नई भाभी को भी देख लूँगा। अगले हफ्ते ही मैं भैया के घर पहुँच चुका था। भैया मुझे वहाँ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। मुझसे कहने लगे कि तुम्हारे आने से अब मुझे कोई भी फिक्र नहीं रहेगी। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी भाभी से मिलवाता हूँ। दोबारा से शादी होने के बाद भैया के बिहेवियर में फिर से नरमी आ गई थी, लेकिन भैया हमेशा कड़क बिहेवियर सिर्फ मम्मी पापा को ही दिखाते थे। मेरे साथ तो वो हमेशा नर्म रहे थे। भैया कहने लगे कि तुम्हारी भाभी तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी, क्योंकि जब से मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया है तब से वो तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं। वरना पहले तो वो बेचारी टेंशन के मारे बहुत परेशान थी कि वो यहाँ अकेले कैसे रहेगी। लेकिन जब मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया और कहा कि तुम उसे संभाल लोगे तो वह खुश हो गई। वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही हंसने बोलने वाली है। मैं जैसे ही भैया के घर पहुँचा और सामने भाभी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मैं उन्हें देखकर दंग रह गया था। भाभी तो भैया से बहुत कम उम्र की थी, पर मुझे देखने में वो बिल्कुल 20-21 साल की लग रही थी और बहुत खूबसूरत थी। वो बिल्कुल किसी परी से कम नहीं थी, किसी हीरोइन की जैसी। उनकी हाइट, हेल्थ और उनके चेहरे पर बहुत चमक थी। उनके चेहरे की चमक देखकर तो मैं घायल ही हो गया था। अभी तक मेरा दिल किसी लड़की पर नहीं आया था, मगर भाभी को देखते ही मैं उनकी खूबसूरती का दीवाना हो गया था। काले लंबे घने बाल जो इस समय खुले हुए थे और हवा में लहरा रहे थे। मैं तो उन्हें देखते ही पलक झपकना भूल चुका था। मैं तो अभी तक यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि ये मेरी नई भाभी है। पहले वाली भाभी भी इतनी सुंदर नहीं थी जितनी सुंदर ये थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इन्होंने मेरे भैया से शादी कैसे कर ली, क्योंकि वो तो सिर्फ मामूली सी शक्ल के थे। मैं अपनी नई भाभी में गुम हो गया था कि तभी भैया ने मुझे एक झटके से सपनों की दुनिया से बाहर निकाला और कहने लगे, अरुण अरुण क्या हुआ है? ये तुम्हारी भाभी है, इनसे मिलोगे नहीं? मैंने फ़ौरन ही उन्हें प्रणाम किया और फिर घर के अंदर आ गया।
भाभी मेरे लिए चाय पानी का इंतजाम करने लगी, लेकिन मैं बार बार नज़र चुराकर उनकी तरफ ही देख रहा था, क्योंकि मैं इस बात को हजम नहीं कर पा रहा था कि मेरे भैया, जो कि लगभग 32 साल के हो गए थे, जबकि भाभी की शादी तो किसी 22-23 साल के उम्र के लड़के से होनी चाहिए थी, और उन्होंने अपने से दुगनी उम्र के लड़के से शादी कर ली है, जो कि पहले भी एक शादी कर चुका है। मैं मन ही मन में सोचने लगा कि हो सकता है भाभी की भी उम्र इतनी ही हो जितनी कि भैया की है, लेकिन उन्होंने अपना इतने अच्छे से ख्याल रखा हुआ था कि वो सिर्फ 21-22 साल की ही लड़की के जैसी दिख रही थी। फिलहाल जो भी है, लेकिन भैया बहुत भाग्यशाली है जो उन्हें दूसरी पत्नी इतनी ज़्यादा सुंदर मिली। भाभी मुझे बहुत खुश नज़र आ रही थी। उनका नाम नैना था। चाय नाश्ता करने के बाद भैया अपने जाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने मुझसे कहा कि वो कल सुबह की फ़्लाइट से कनाडा के लिए निकल जाएंगे, और इसके बाद उन्होंने मुझे एक फ़ाइल पकड़ाई और कहने लगे, इस फाइल में मेरे हिस्से का सारा काम है, तुम कर लेना, और अगर कुछ समझ ना आए तो मुझे फ़ोन पर पूछ सकते हो। मैंने तुम्हें कंपनी का एड्रेस सेंड कर दिया है, वहाँ जाने के बाद तुम सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेना। वहाँ पर मैंने तुम्हारे बारे में सारी बात कर ली है। वहाँ जाने के बाद तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आराम से अपनी नौकरी ज्वाइन कर लेना। भैया की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गया था। इसके बाद भैया मुझसे कहने लगे कि देखो अरुण, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे भरोसे पर ही तुम्हारी भाभी को छोड़कर जा रहा हूँ। और एक बात और, तुम्हारी भाभी को अभी कुछ दिनों पहले सीढ़ियों से गिर जाने की वजह से चोट आ गई थी, जिसकी वजह से उसके शरीर में काफ़ी दर्द हो रहा है। मैंने डॉक्टर को दिखाया है, तो उन्होंने ये बताया कि अभी कुछ महीनों तक उसके शरीर में बार बार दर्द उठता रहेगा, और उसकी वजह से तुम्हें अपनी भाभी का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, और जब भी ज़रूरत पड़े तो तुम्हें उन्हें डॉक्टर के पास भी लेकर जाना है। इसके अलावा तुम्हारी भाभी तुम्हें जो भी काम बताए तो तुम वो सारे काम कर देना, क्योंकि यहाँ पर इसका तो सिर्फ तुम ही सहारा हो और कोई भी नहीं है। तुम्हारी भाभी के मायके वाले भी यहाँ पर नहीं रहते, वो दूसरे शहर में रहते हैं, इसलिए मेरे पीछे तुम्हें अपनी भाभी का बहुत ख्याल रखना है। भैया की बात सुनकर मैंने भैया से कहा था, भैया मैं भाभी का बहुत ख्याल रखूँगा, आप बेफिक्र होकर जाओ, मैं भाभी को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। इसके बाद रात को भाभी ने हम लोगों के लिए बहुत टेस्टी खाना बनाया था, और भैया की सारी पैकिंग भी फाइनल हो चुकी थी। अगली सुबह भैया कनाडा जाने के लिए घर से निकल गए थे। इस घर में मैं और भाभी बिल्कुल ही अकेले रह गए थे। अभी मैं और नैना भाभी एक दूसरे के लिए नए नए थे, इसलिए हमारे बीच बातचीत कुछ कम ही हो रही थी। मैं भी उसी दिन भैया के बताए गए एड्रेस पर उनके ऑफिस में चला गया था, जहां पर मुझे जॉब ज्वाइन करनी थी, और मैंने वहां पर जाने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए और वहां के मैनेजर से भी बात कर ली थी। उन्होंने मुझे जॉब पर भैया की जगह पर रख लिया था, क्योंकि भैया पहले ही उन लोगों को मेरे बारे में बता कर गए थे, इसलिए मुझे किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा था। और मैंने अगले दिन से ऑफिस जाना शुरू कर दिया, जहाँ पर मेरी कुछ लड़कों से अच्छी दोस्ती हो गई थी। ऑफिस में लड़के और लड़कियाँ दोनों ही साथ में काम किया करते थे। वहाँ के लोग मुझसे काफ़ी इम्प्रेस हुए थे। घर आने के बाद भाभी और मैं भी एक दूसरे से खुलकर बातें करने लगे थे। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा हुआ ऑफिस का कुछ काम कर रहा था कि तभी रात के टाइम भाभी ने मुझे आवाज़ लगाई। मैं फ़ौरन ही भागकर किचन की तरफ गया, तो मैं ये देखकर दंग रह गया कि भाभी इस समय बहुत ही सुंदर लग रही थी, और उन्होंने बहुत प्यारी नाइटी पहन रखी थी, जो कि अक्सर औरतें रात को सोते समय पहनती हैं। वो बहुत फिटिंग की थी और स्लीवलेस भी थी। उसके अंदर से उनके शरीर की खूबसूरती झलक रही थी। मैंने फ़ौरन ही भाभी को देखकर अपनी नज़रों को दूसरी तरफ घुमा लिया था। भाभी मुझसे कहने लगी, अरुण क्या तुम कॉफ़ी पियोगे? मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी, सोचा तुमसे भी पूछ लूँ। मैंने भाभी से कहा, जी भाभी बना लीजिए, मैं भी पी लूँगा। यह कहकर मैं फ़ौरन ही अपने कमरे में जाने लगा, तो भाभी ने मुझे टोक दिया और कहने लगी, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अभी 10 मिनट में तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाती हूँ। उसके बाद हम दोनों छत पर चलकर एक साथ बैठकर कॉफ़ी पियेंगे। छत पर अच्छी हवा चल रही है, और छत पर ठंडी हवा में टहलते हुए कॉफ़ी पीने का एक अलग ही मज़ा होता है। भाभी की बात सुनकर मैं थोड़ा टेंशन में आ गया था, क्योंकि उस समय मैं समझ रहा था कि मेरे मन में अजीब तरह की फीलिंग आ रही है, जिसकी वजह से मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। इसलिए मैंने उन्हें बहाना बना दिया कि आप अकेले ही छत पर चली जाइए,
क्योंकि मैं इस समय ऑफिस का कुछ इम्पोर्टेंट काम करने में बिजी हूँ। इतना कहकर मैं उनकी बात सुने बिना ही वापस अपने कमरे में आ गया था। थोड़ी देर के बाद भाभी कॉफ़ी मग मेरे लिए कमरे में ही लेकर आ गई थी, लेकिन वो जैसे ही मुझे कॉफ़ी देने लगी तो थोड़ी सी कॉफ़ी मेरे कपड़ों पर गिर गई, जिससे वो घबरा गई और मेरे करीब आकर उसे साफ़ करने लगी। और उन्होंने जब ये कुछ किया तो वो मुझे टच हो रही थी। इस समय मेरे मन में उनके लिए एक अजीब सी फीलिंग की लहर उठ गई। मैं फ़ौरन ही भाभी से पीछे हट गया और मैंने उनसे कहा कि भाभी, आप फिक्र मत करिए, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, आप अपने कमरे में आराम से जाकर सो जाइए। मैं फ़ौरन ही बाथरूम में चला गया। मैंने खुद को समझाया कि वो मेरी भाभी है, भले ही वो मेरी ही उम्र की क्यों ना हो, लेकिन भाभी तो माँ समान होती है। मुझे उनके लिए अपने मन में किसी तरह का भी कोई गलत ख्याल नहीं लाना चाहिए। इसके बाद ऑफिस की छुट्टी वाले दिन भाभी और मैं शॉपिंग पर गए थे, पर मैंने अपने लिए भी कुछ कपड़े लिए थे और भाभी ने भी। और उस दिन मुझे पता चला कि भाभी की उम्र सच में 21 साल है, क्योंकि मैंने बातों ही बातों में उनसे पूछ लिया कि आपको भैया कहाँ मिले थे, तो उन्होंने कहा कि दरअसल तुम्हारे भैया ने मेरी जान बचाई थी। एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था और तुम्हारे भैया मुझे अस्पताल लेकर गए और फिर वहीं हमारी मुलाकातें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मैं एक अनाथ लड़की हूँ, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं था। मैं बचपन से ही अपने चाचा चाची के घर पर रही हूँ, लेकिन वो लोग मेरे साथ बहुत ही बुरा बिहेव करते थे। और जब मुझे तुम्हारे भैया का साथ मिल गया तो हम दोनों ने शादी करने का फ़ैसला कर लिया। मुझे तुम्हारे भैया के बारे में पता है कि उनका एक डिवोर्स हो चुका है, मगर मैं उन्हें पसंद करने लगी थी और वो भी मुझे पसंद करते थे। तो फिर मैंने बिल्कुल भी देर नहीं की और तुम्हारे भैया के साथ शादी करके अब मैं खुशहाल ज़िंदगी जी रही हूँ। उन्होंने तुम्हारे घर वालों को हमारी शादी का इसलिए नहीं बताया था कि कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए, क्यों उनके बेटे ने एक अनाथ लड़की से शादी की है और बिना दान दहेज के बहू घर लेकर आ गया। मैंने भाभी से कहा कि हमारी फैमिली ऐसी नहीं है, मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे लोग हैं, मगर आपने बहुत अच्छा किया। मेरे बड़े भैया थोड़े कड़क बिहेवियर के हैं, मगर आपसे शादी करने के बाद बहुत नर्म पड़ गए। भाभी कहने लगी कि हाँ, तुम्हारे भैया तो मुझसे शादी करने के बाद काफ़ी बदल गए, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। देखो ना, यहाँ से जा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें मेरी कितनी फ़िक्र थी कि मेरा ख्याल रखने के लिए तुम्हें यहाँ पर छोड़ कर गए। बाकी सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ना जाने क्यों मैंने एक बात नोटिस की थी कि जब से भैया कनाडा गए थे तब से ही भाभी घर में नए नए कपड़े पहनकर रहती थी। वो मुझे देखने में बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती थी, क्योंकि उनके कपड़े कुछ ज़्यादा ही अजीब और छोटे होते थे। फिर मुझे लगा कि हो सकता है भाभी इन सब बातों पर इतना ध्यान नहीं देती हो और फिर मैं उनकी नज़र में उनके छोटे भाई की तरह हूँ, इसलिए इस तरह के कपड़े मेरे सामने आराम से पहन रही हैं। मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया और अपने काम में बिजी हो गया। इधर मेरे ऑफिस में काम तेज़ी से हो रहा था, क्योंकि बॉस का कहना था कि तुम अपने भैया की तरह ही काम कर रहे हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हो गया हूँ। ऑफिस में मेरा एक दोस्त बन गया था जो कि बिल्कुल मेरे जैसे ही बिहेवियर का था। बॉस ने हम दोनों को एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए दिया था। एक दिन मैंने उसे अपने घर खाने पर इनवाइट कर दिया और भाभी को इसके बारे में बता दिया ताकि वो मेरे दोस्त के लिए भी खाना बना ले, क्योंकि मेरा दोस्त सुशांत कई बार मुझे होटल में पार्टी दे चुका था, मगर मैं उसे घर के खाने पर इनवाइट करना चाहता था। भाभी तो बहुत अच्छा खाना बनाती थी, इसलिए मैंने उसे बेझिझक इनवाइट कर दिया, जिस पर भाभी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। भाभी ने उसके लिए सारे इंतजाम कर लिए थे और सुशांत रात को डिनर पर हमारे घर आ गया था। उस दिन के बाद धीरे धीरे मेरा दोस्त घर आने जाने लगा। उसकी भी भाभी से अच्छी जान पहचान हो गई थी। भाभी हम दोनों के लिए कभी चाय नाश्ता बनाकर लाती तो कभी हम दोनों के लिए अच्छा खाना बनाकर तैयार कर लिया करती थी, जिसकी वजह से मेरा दोस्त भाभी की बहुत तारीफ़ करता था। कहता था, भाभी का बिहेवियर तो बहुत अच्छा है और तुम्हारी भाभी तो कहीं से भी तुम्हारी भाभी नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे वो हमारे साथ हम लोगों की ही फ्रेंड हैं, बिल्कुल हमारे साथ अपने जैसा बिहेव करती है। बल्कि कभी कभी ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी भाभी नहीं बल्कि तुम्हारी अच्छी दोस्त है। एक दिन मेरे दोस्त ने भाभी से पूछा कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की है। ये बात सुनकर भाभी का चेहरा उतर गया। उनके उदास चेहरे को देखकर हम पूछने लगे थे कि क्या हुआ,
तो उन्होंने बताया कि उनके चाचा चाची ने मुश्किल से उन्हें हाई स्कूल तक ही पढ़ाया था। इसके बाद उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वह उनकी पढ़ाई पर पैसे खर्च नहीं कर सकते और इसी वजह से वो चाहते हुए भी आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पाए। मैंने भाभी से कहा, लेकिन अब तो आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तो आपकी कोई इतनी खास उम्र भी नहीं है, इसलिए अगर आप चाहो तो अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर सकती हो। मुझे नहीं लगता कि भैया ये सब चीज़ों के लिए आपको मना करेंगे। मेरे दोस्त ने भी भाभी को बताया, भाभी आप एक काम करो, हमारे शहर में बहुत अच्छे स्कूल हैं, आप तो वैसे भी काफ़ी होशियार लगती हो, आप चाहो तो घर बैठकर प्राइवेट पढ़ाई कर सकती हो। मैं कहने लगा, हाँ भाभी ये ठीक कह रहा है, आपको आगे पढ़ना चाहिए क्योंकि बिना शिक्षा के तो इंसान अधूरा है। भाभी मुस्कुराती हुई कहने लगी कि मैं बिल्कुल ऐसा ही करती, लेकिन क्योंकि अभी मुझे कुछ दिनों पहले ही चोट लगी हुई है जिसकी वजह से कई बार अचानक मेरे शरीर में दर्द उठने लगता है, इसलिए मैं अभी तो पढ़ाई नहीं कर सकती और अब तो शादी भी हो गई है तो मुझे अपना घर भी देखना होता है। फिर आगे मेरे बच्चे हो गए तो मैं पढ़ाई के साथ साथ अपने बच्चों को कैसे संभाला करूँगी। बच्चों के होते हुए पढ़ाई करना मेरे बस की बात नहीं हो सकती। उनकी ये बात सुनकर मैं और मेरे दोस्त दोनों ही सोच में पड़ गए थे। मैंने भाभी से कहा, तो फिर एक काम करो, आप घर में काम के लिए कोई नौकरानी रख लो, इस तरह आप अपनी शिक्षा पूरी कर सकती हो। मेरी ये बात सुनकर भाभी के चेहरे पर चमक आ गई। वो कहने लगी, अरे तुमने आइडिया तो बहुत अच्छा दिया है। और फिर हम लोगों ने फ़ौरन ही भाभी का एडमिशन कराने के बारे में सोचा, लेकिन भाभी ने कहा, ये सब करने से पहले मैं तुम्हारे भैया की परमिशन ले लूँ, इसके बाद ही मैं एडमिशन लूँगी और उसके बाद ये सारी बातें भी फाइनल होंगी। शाम को भाभी ने भैया से पूछा तो भैया ने खुशी खुशी हाँ कर दी थी। भाभी आगे पढ़ने के लिए बहुत खुश थी। कहने लगी कि मुझे पढ़ाई करने का बहुत शौक़ था। वो कहने लगी, अरुण मुझे घबराहट हो रही है, इतने सालों बाद मैं किस तरह पढ़ाई करूँगी। मैंने भाभी से कहा कि फ़िक्र मत करो, मैं सब हैंडल कर लूँगा। तो भाभी कहने लगी कि मैं कैसे सब कुछ अकेले हैंडल करूँगी, अगर मैं स्कूल जाऊँगी तो लोग वहाँ पर मेरा मजाक उड़ाएंगे कि इस उम्र में आकर मैं अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर रही हूँ और प्राइवेट पढ़ाई करूँगी तो घर में बैठकर मेरी कुछ समझ ही नहीं आएगा। मुझे घर में भी तो कोई समझाने वाला होना चाहिए ना। तो मैंने कहा, बस इतनी सी बात, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको फ्री टाइम में पढ़ा दिया करूँगा। आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप बेझिझक मुझसे कुछ भी पूछ लेना। ये सुनकर भाभी बहुत खुश हो गई थी। मैंने भाभी का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करवा दिया था जहाँ पर उन्हें जाने की भी ज़रूरत नहीं थी और एक नौकरानी से बात कर ली थी, मगर वो भी कुछ दिन बाद आने के लिए कह रही थी। अब हमेशा मैं भाभी की पढ़ाई में मदद कर दिया करता था और मेरा दोस्त भी कभी कभी घर पर आता जाता था। हम तीनों साथ घूमने के लिए भी चले जाते थे, कभी डिनर पर जाते थे तो कभी किसी शॉपिंग मॉल में। हम तीनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती होने लगी थी। मेरी घर पर भी बात होती थी तो मैं अपने मम्मी पापा को यही बताता था कि भाभी बहुत अच्छी है और बिल्कुल मेरा अपने छोटे भाई की तरह ख्याल रखती है, जिस पर मेरी मम्मी पापा मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाते थे। एक रात भाभी ने अचानक ही मुझे फ़ोन करके अपने कमरे में बुलाया। जब मैं उनके कमरे में पहुंचा तो वो मुझसे कहने लगी कि मेरी कमर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और डॉक्टर ने उन्हें तेल दिया है जिससे उनके शरीर पर मालिश की जाती है। जब भैया थे तो वो उनकी अच्छी तरह से मालिश कर दिया करते थे, लेकिन अब तो वो यहाँ पर नहीं है और भाभी का हाथ उनकी कमर तक नहीं पहुँच पाता, इसलिए मैं तेल से उनकी मालिश कर दूँ। मैंने फ़ौरन ही उनके हाथ से तेल ले लिया और उनकी मालिश करना शुरू कर दी, लेकिन ना जाने क्यों जब मैं उनकी मालिश कर रहा था तो वो तिरछी निगाह से मुझे ही बहुत अजीब तरीके से देख रही थी। मैंने इसलिए फटाफट उनकी मालिश की और फिर बहाना बना दिया कि मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, इसलिए मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। इतना कहकर मैं फ़ौरन ही उठकर वापस अपने कमरे में आ गया था। मैंने धीरे धीरे अब नोटिस किया था कि भाभी मुझसे अपना हर छोटा मोटा काम करवाती रहती है। जैसे कभी कहीं जा रही होती तो कभी अपनी साड़ी के ब्लाउज की डोरी मुझसे बंधवाती है, तो कभी अपने गले में नेकलेस पहनाने के लिए कहती है और कभी रात को अपने कमरे में बुलाकर अपनी नाइटी का हुक लगवाती रहती है कि मेरी कमर पर हाथ नहीं जाता। वैसे इन चीज़ों में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन अगर मैं वहाँ था तो उनकी मदद कर सकता था, लेकिन वो भी मुझसे जब कोई काम करवाती तो उस समय वो मेरे करीब आने की भी कोशिश करती थी और मुझे अजीब तरह से देखा करती थी, जिससे मुझे बहुत अजीब घबराहट होने लगी थी और उन पर शक भी होने लगा था कि कहीं भाभी के मन में कुछ और तो नहीं चल रहा। इस समय
मैं अब उनसे दूरी बनाने लगा था और बहुत ही कम बात करने लगा था। वो हमेशा मुझसे कहती थी कि मैं उन्हें भाभी ना कहूँ, बल्कि उनका नाम लेकर बुलाया करूँ, क्योंकि वो मेरी ही उम्र की है। लेकिन मैंने मना कर दिया था कि आप मेरी भाभी हो और मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं आपका नाम नहीं ले सकता। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, तभी मेरे दरवाजे पर दस्तक होने लगी। बाहर तूफान आया हुआ था और दरवाजे पर भाभी थी। भाभी मेरे कमरे में आ गई और मुझसे कहने लगी कि मैं आज रात यहीं पर सो जाऊंगी, क्योंकि बाहर बादल गरज रहे हैं और उनके आवाज़ से मुझे बहुत डर लगता है और घबराहट की वजह से मुझे नींद भी नहीं आ रही। उनकी बात सुनकर मैं डर गया था और यही सोचने लगा कि भाभी मेरे कमरे में सोएंगी, वो भी सारी रात के लिए, तो फिर ना जाने आगे क्या होगा। मैंने भाभी से कहा कि आपको इतने बड़े होकर डर लग रहा है, आप डरो मत, मैं आपके बराबर वाले कमरे में ही हूँ। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता देना। आप चाहो तो अपने कमरे में आराम से सो सकती हो। लेकिन भाभी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और वो फ़ौरन ही मेरे बेड पर जाकर लेट गई। मैं एक तरफ खड़े होकर उन्हें देखता जा रहा था। फिर वो मुझसे कहने लगी, अरे तुम वहाँ पर क्यों खड़े हो, आओ तुम भी इधर ही लेट जाओ। उनकी इस बात से मुझे बहुत ज़्यादा अजीब महसूस होने लगा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने उनसे कहा कि अब तो मैं जाग ही गया हूँ, इसलिए सोच रहा हूँ कि कुछ देर बैठकर ऑफिस का काम कर लेता हूँ। उसके बाद मैं बहाना बनाकर चुपचाप अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया था और इस बात का इंतज़ार करने लगा कि भाभी कब गहरी नींद में सो जाएंगी। थोड़ी देर के बाद मुझे लगा कि वो अब सो चुकी हैं, तो मैं धीरे से उठकर सोफे पर लेट गया था। अगले दिन भाभी ने मुझे उठकर मुझसे इस बात की शिकायत की कि मैं सोफे पर लेटकर क्यों सोया हूँ और मैं क्यों उनकी वजह से इतना परेशान हुआ। वो बहुत ही ज़्यादा फिक्र जताने लगी कि अरुण, तुम मेरी वजह से सारी रात ठीक से सो भी नहीं पाए। लेकिन मैंने उनसे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैंने भाभी से बातचीत करना बहुत ही कम कर दिया था। ज़्यादातर मैं अपने काम से काम रखता था, जिसकी वजह से वो मुझे अब शिकायत करने लगी थी। अरुण, तुम पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं रहे। अब तो तुम मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं करते हो और ना ही मुझे कहीं घुमाने फिराने के लिए लेकर जाते हो। मैंने भाभी से कहा कि दरअसल मेरे ऑफिस में काम का लोड ज़्यादा है, इसलिए मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ और यही वजह है कि मैं आपके लिए समय नहीं निकाल पाऊँगा। आई एम सॉरी भाभी। ये कहकर मैं वापस अपने कमरे में आ गया था और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन उसी रात एक बार फिर से अपने कमरे में भाभी ने मुझे बुलाया था और मुझसे अपनी कमर पर मालिश करवाने के लिए कहने लगी। मैं जैसे ही उनकी मालिश करने लगा, उसके थोड़ी ही देर के बाद अचानक वो उठकर बैठ गई। फिर कहने लगी कि तुमने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। तो मैंने उनसे कहा कि दरअसल मुझे तरह तरह की बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, हॉर्स राइडिंग करना भी बहुत पसंद है। उन्होंने मुझसे सवाल किया तो इसलिए मैंने उनसे पूछा, और आपको क्या क्या पसंद है। वो मेरी तरफ अजीब तरीके से देखकर कहने लगी कि मुझे भी हॉर्स राइडिंग करना पसंद है। मैंने उनसे कहा कि अरे वाह, आपकी ये पसंद तो मेरी पसंद से मिलती जुलती है। इस समय अजीब सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर फैल रही थी। इससे तो मेरे पूरे शरीर में ही घबराहट दौड़ गई थी। मैं पसीने में भीग चुका था। मेरे और उनके बीच एक अजीब सा सन्नाटा हो गया। वो बार बार इशारे से मुझे समझाने की कोशिश करने लगी, जिसे मैं बहुत अच्छे से समझने भी लगा था। और तभी फिर मैं अपने होश में आया और मैंने अपना आपा खो दिया। मैं उन पर जोर से चिल्लाया कि भाभी, आप मुझसे ये किस तरह की बातें कर रही हो। ऐसा कहने पर भाभी थोड़ा सा घबरा गई और कहने लगी, अरुण, तुम शायद मुझे गलत समझ रहे हो, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने उनसे कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं आपको गलत समझ रहा हूँ। मैं ये कहकर उनके कमरे से बाहर निकल आया। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाभी ने मुझसे इस तरह की बात कही है और मुझे इस तरह का इशारा क्यों दिया। अब मुझे भाभी की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उस दिन के बाद तो मैंने भाभी से और भी ज़्यादा बातचीत करनी बंद कर दी थी। हालांकि उन्होंने मुझे मनाने की बहुत कोशिश की और मुझे बार बार ये समझाने लगी कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। पर फिर भी मैंने उनसे झूठा दिखावा कर लिया था कि ठीक है, मैंने उनकी बात मान ली है और मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। एक दिन ऑफिस में अचानक ही मेरी थोड़ी तबीयत खराब हुई और जब मैं जल्दी घर वापस लौट आया तो ये देखकर दंग रह गया कि भाभी के कमरे से मेरे दोस्त सुशांत के हंसने की आवाज़ आ रही थी। सुशांत ने जो आज ऑफिस से छुट्टी ली हुई थी, उसने बताया था
कि आज उसे अपनी फैमिली के साथ कहीं दूर के रिश्तेदार की शादी में जाना है, इसलिए वो ऑफिस से छुट्टी कर रहा है। लेकिन वो तो यहाँ पर अकेला भाभी के साथ क्या कर रहा था। भाभी पर तो मुझे पहले से ही शक था, लेकिन मेरा दोस्त सुशांत भी मुझसे झूठ बोलकर यहाँ पर आ रहा है, इस बात का तो मैं आइडिया भी नहीं लगा सकता था। अभी मैं चुपचाप खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। वो दोनों मेरा ही मजाक बना रहे थे। भाभी कहने लगी कि तुम्हारा दोस्त अरुण तो एक नंबर का बेवकूफ़ है। मैंने तो उसे ना जाने कितनी बार इशारा किया, लेकिन मुझे तो लगता है कि उसमें मर्दों वाली कोई बात ही नहीं है और इसलिए वो हर समय मुझसे छुपा छुपा घूमता है। मुझे तो तुम में ही मर्दों वाली बात नज़र आती है। सुशांत उनकी बात पर बहुत खुश हो गया और कहने लगा, अरे आप उस अरुण को छोड़ो, वो तो बड़ा ही डरपोक किस्म का इंसान है और मेरे साथ खुश रहो। और इसके बाद उन दोनों ने जो किया उसे देखकर तो मैं दंग रह गया था। जिस चीज़ पर सिर्फ और सिर्फ मेरे भैया का हक था वो इस समय सुशांत को मिल रहा था। ये सब देखकर मैं घूम गया था और मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं भाभी की सारी सच्चाई भैया के सामने लाकर ही रहूँगा। वो मेरे भैया को धोखा दे रही थी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता था। इसलिए मैंने ही फ़ोन करके भैया को भाभी की एक एक हरकत के बारे में बता दिया था, जिस पर भैया पूरी तरह से भड़क गए थे और भाभी के साथ में नॉर्मल रिएक्ट किया था। भैया ने 2 दिन बाद आने के लिए कहा था। 2 दिन बाद जैसे ही भैया घर आए तो उन्होंने घर आते ही भाभी को मारना पीटना शुरू कर दिया और उनसे कहने लगे कि पागल औरत, मैंने तुझे अपने भाई को इम्प्रेस करने के लिए कहा था, मगर तू तो उसके दोस्त के साथ ही मज़े लूट रही है। भैया भाभी की बात सुनकर मैं घबरा गया था कि भैया आखिर भाभी से किस तरह की बात कर रहे थे। मैंने भैया से पूछा कि आप लोग ये क्या कह रहे हो। भैया कहने लगे, अरुण, दरअसल मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत थी। मैं नामर्द हूँ और मुझे बच्चा चाहिए था और अपने ही परिवार का खून चाहिए था। मेरी पहली पत्नी भी मुझे इसलिए छोड़कर चली गई और उसने मुझे नामर्द कहकर कई लोगों के बीच बदनाम कर दिया था। तुमसे बेहतर मुझे अपने परिवार का वारिस पैदा करने के लिए कोई नहीं लगा, इसलिए मैंने तुम्हें बहाने से यहाँ पर बुला लिया था और मैं चाहता था कि तुम मेरी पत्नी के साथ संबंध बना लो ताकि मेरी पत्नी तुम्हारे बच्चे की माँ बन सके। लेकिन इसने तो तुम्हारे दोस्त को ही पटा लिया। भाभी भैया से रोते हुए कहने लगी, मैंने तो तुम्हारे भाई को पटाने की बहुत कोशिश की, मगर ये मेरी अदाओं के जाल में फंसा ही नहीं। अब मैं क्या करती, तुम्हें बच्चा चाहिए था, इसलिए मैंने उसके दोस्त को ही अपना निशाना बना लिया। भैया भाभी की बात सुनकर तो मैं दंग रह गया था। इसका मतलब ये था कि वो दोनों मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। मेरा सगा भाई मेरे साथ ऐसा कर सकता है? मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। भैया को जैसे ही लगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, भैया ने अचानक मेरे सिर पर डंडा मार दिया और मैं बेहोश हो गया था। फिर जब मेरी आँख खुली तो मैं कमरे में मौजूद था और फिर मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे कि मैं कहीं भाग ना जाऊँ। मुझे उन दोनों के बाहर से बोलने की आवाज़ आ रही थी। भैया भाभी से कह रहे थे, तुम्हें कुछ भी करके इससे औलाद हासिल करनी ही है। अगर ये भाग गया तो सबको सारी सच्चाई बता देगा। अब मुझे इसको घर में ही कैद करके रखना पड़ेगा। भाभी कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, मैं इसे नींद की दवाई देकर इसके साथ अपना काम निकाल लूँगी। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन लोगों की बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मुझे किसी भी तरह से यहाँ से भागना ही था और इनकी सच्चाई अपने माता पिता के सामने लानी थी, क्योंकि वही मुझे बचा सकते थे। मैं खुद को रस्सियों से खोलने की बहुत कोशिश कर रहा था, मगर जैसे ही मैंने खिड़की की तरफ देखा तो खिड़की से सुशांत कूदकर कमरे में आ गया था और उसने मुझे खोलना शुरू कर दिया। मैंने उसे कहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर उसने कहा कि तुम्हारी भाभी बहुत ही घटिया औरत है। मैं तुम्हारी भाभी से मिलने के लिए दरवाजे तक आया ही था कि मुझे तुम सब लोगों की बातों की आवाज़ आई। तब मुझे पता चला कि तुम्हारी भाभी तो बहुत चालाक औरत है और उसके साथ तुम्हारा भैया भी मिला हुआ है। तुम्हारी जान को खतरा था, इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। सुशांत की बात सुनकर मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत बढ़ गई थी, क्योंकि मैं उस दिन के बाद से उससे नफरत करने लगा था। उसने जल्दी से मुझे खोल दिया और हम दोनों वहाँ से दूर भाग गए थे। अब मुझे सारी सच्चाई अपने माता पिता को बतानी ही थी, इसलिए मैंने उनको फ़ोन कर दिया और सब कुछ बता दिया। उन्होंने मुझे फ़ौरन ही घर आने के लिए कहा। मैंने अपने दोस्त को थैंक यू बोला और उससे कहा कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। मेरे पास इस समय वॉलेट भी नहीं था, इसलिए उसने मुझे घर जाने के लिए थोड़े से पैसे दे दिए। मैं जैसे ही अपने घर आया तो मेरे पेरेंट्स ने भैया को फ़ोन करके उनसे सारे संबंध ख़त्म कर दिए थे
और उनसे फ़ोन पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ था। मेरे पापा ने कह दिया था कि वह अब भैया की शक्ल तक नहीं देखना चाहते और वो उनको अपनी जायदाद से बेदखल कर रहे हैं, क्योंकि अब उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही बेटा है और वो है अरुण। मेरे पेरेंट्स का कहना था कि तुम बचपन से ही जिद्दी और बदतमीज रहे हो, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर दोगे, और वो भी अपने छोटे भाई के साथ। तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई? इसलिए मेरे माता पिता ने उनसे सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए थे। हालांकि भैया मेरी मम्मी पापा से माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन उनकी किसी भी बात की सुनवाई नहीं हुई थी और उन लोगों ने मुझे गले से लगा लिया था। वो भगवान का धन्यवाद कर रहे थे कि उनका बेटा सही सलामत वापस उनके पास आ गया। अब उन्होंने कहा कि हम तुम्हें कहीं भी नहीं जाने देंगे। हमारा एक बेटा तो ना जाने किस राह पर चला गया, लेकिन हम तुम्हें सीने से लगा कर रखेंगे और तुम यहीं पर रहकर नौकरी करोगे। तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं अपने शहर में ही नौकरी कर रहा हूँ। भैया भाभी से तो हमने कोई भी रिश्ता नहीं रखा और ना ही अब वो हमारे घर आते हैं। कुछ रिश्ते इस तरह से अपने रिश्तों को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, जैसे मेरे भैया ने अपनी बदनामी दूर करने के लिए मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी। अगर वो ना मर्द थे तो अपना इलाज भी तो करा सकते थे, मगर उन्होंने ये राज दुनिया से छुपाने के लिए अपने छोटे भाई का ही इस्तेमाल करना चाहा और ये भी नहीं सोचा कि उनकी पत्नी और मेरे बीच क्या रिश्ता है। कुछ रिश्ते इसी तरह से रिश्तों को शर्मसार कर देते हैं और ऐसे रिश्तों से हमें कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहिए। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।